जय हिंद गाइस। स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो है जनरल नॉलेज का। यहाँ पे आपको 51 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सो आपको कवर करना चाहिए। और एक एक क्वेश्चन को आप अगर नोट बना लेंगे छोटा छोटा, वन लीनियर क्वेश्चन है, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि आप बाद में रिवाइज कर पाएँ। या फिर आप 2-3 बार इस वीडियो को भी अगर शुरू से लास्ट तक देख लेंगे सो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बोलना चाहूँगा आप लोग चैट बॉक्स ऑन कर लीजिए और वहाँ पे अपने रिप्लाई देते रहिए। नाम यहाँ पे किसी का मैं नहीं ले पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस हमको करवाने हैं, सो मेन मोटिव जो है हमारा कि हमारा पढ़ाई करना और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देना अच्छे अच्छे जनरल नॉलेज के, वो यहाँ पे मेन मोटिव पूरा हो रहा है। सो दैट्स इट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोग अपना क्वेश्चंस का जो आंसर है वो देते रहिएगा चैट बॉक्स ऑन करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो मैं बता दूं, लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वाइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो ये सब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जब बोलेगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल भी हो और इंडिया भी हो, तो ऐसे केस में आपका सी राजा गोपालाचारी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है डिब्रू नेशनल पार्क। इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि और इजी हो जाएगा और आपको सब चीज़ क्लियर दिखेगा। डिब्रू नेशनल पार्क कहाँ पे है आपको बताना है। असम, गुजरात, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़। तो डिब्रू नेशनल पार्क की बात करें तो ये है हमारा असम में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ये पार्क है क्योंकि यहाँ पे असम का जो नेशनल पार्क है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो ब्लैक पगोड़ा आपको बताना है। ब्लैक पगोड़ा हम किस टेम्पल को बोलते हैं? कोणार्क टेम्पल को, महाकालेश्वर को, लॉर्ड शिवा के टेम्पल को या फिर मीनाक्षी टेम्पल को? ब्लैक पगोड़ा किसे बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बार बार रिपीटेटिव होते हैं और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ब्लैक पगोड़ा जो है वो कोणार्क टेम्पल को बोलते हैं। तो फेमस यहाँ पे याद रखिएगा, उड़ीसा में, ये आपका भुवनेश्वर में पड़ता है। इमरजेंसी यहाँ पे आपको पता है 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल, फाइनेंशियल और प्रेसिडेंस वाला जो होता है। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो कौन सा आर्टिकल, ये आर्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आर्टिकल आपका इमरजेंसी की बात करता है जो कि नेशनल वाली इमरजेंसी होती है? 350, 352, 356 या 360? तो इसमें बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 352 इज़ द करेक्ट आंसर। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विद्या देवी भंडारी या फिर नन? नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शंस आपके सामने और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि विद्या देवी भंडारी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की फर्स्ट वुमेन पीएम ये रह चुकी हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वुड्स डिस्पैच, ये जो है वुड्स डिस्पैच आपका किससे रिलेटेड था, ये भी आता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि एजुकेशन से रिलेटेड था और इसका ईयर भी आपको याद रखना है। तो वुड्स डिस्पैच की हम बात करें तो ये हमारा हुआ था आपका 1854 में। ठीक है, तो 1854 वुड्स डिस्पैच याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो सती सिस्टम एबॉलिश्ड, सती सिस्टम कब एबॉलिश किया गया, कब हटाया गया, ये आपको बताना है। ईयर्स आपके सामने हैं, 1889, 1890, 1829 या फिर 1830। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आई होप सो आपने यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो सती सिस्टम एबॉलिश किया गया था वो 1829 में किया गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मकालेज मिनट, ये भी आपका कुछ कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मकाले मिनट, ये आपका कौन सा ईयर मकाले मिनट का बात करता है?
तो मकाले मिनट की बात करें तो 1835 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। विडोज़ रीमैरिज एक्ट की बात करें, विडोज़ रीमैरिज एक्ट तो ये कब आया था ये आपको बताना है। 1889, 1890, 1909 या फिर 1856। तो विडोज़ रीमैरिज एक्ट की बात करें तो ये आपका 1856 में आया था, याद रखना है आपको। विडोज़ रीमैरिज एक्ट 1856। मकाले मिनट, वुड डिस्पैच, विडो रीमैरिज एक्ट, तो ये सब आपको याद रखना है। रामायण बाय, तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी आपको ये बताना है। आई नो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं आपको इसमें डाउट हो सकता है या कन्फ्यूजन हो सकता है कि वाल्मीकि, तुलसीदास या कबीरदास। ठीक है, तो कबीरदास का तो कुछ रिलेशन नहीं है रामायण। यहाँ पे जो मेन है वो कौन, तुलसीदास और वाल्मीकि जी का है। बट यहाँ पे जब रामायण की बात आएगी तो वहाँ पे वाल्मीकि जी का नाम आएगा। जब तुलसीदास की बात आएगी तो रामचरितमानस का नाम आएगा। ठीक है, रामचरितमानस इज़ रिलेटेड टू तुलसीदास वाइल रामायण इज़ रिलेटेड टू वाल्मीकि। ठीक है, कुछ कांड का फ़र्क है तो उसमें कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। यहाँ पे हर्षचरिता की बात करें, हर्षचरिता एक इम्पॉर्टेंट बुक है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड। वो हर्षचरिता ये किसके द्वारा लिखी गई थी आपको ये बताना है। हर्षचरिता बाणभट्ट, नागभट्ट, शूद्रक या फिर नन। 360 डिग्री यहाँ पे हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी और आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस। साथ ही साथ आपके जो नोटिसेस आती हैं या कुछ आपके अपडेट्स आते हैं वो भी हम डे टू डे की बेसिस पर प्रोवाइड करते रहते हैं। सो वो नोटिफिकेशंस या नोटिसेस जो भी आएंगी वो सब हम आपको देते रहेंगे और वो आपको मिले इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हर्षचरिता की बात करें ये हमारा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, तो आपको याद रखना है हर्षचरिता रिटन बाय बाणभट्ट। सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको बताना है कहाँ पे है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको स्टेट का नाम दिया है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं दिया है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। बट यहाँ पे देखा जाए तो जो श्रीहरिकोटा अगर मैं देता तो आप लोग तुरंत मार देते। तो श्रीहरिकोटा जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीहरिकोटा बोलें या फिर आंध्र प्रदेश बोलें, आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। राजतरंगिनी इज़ रिलेटेड टू, राजतरंगिनी किससे रिलेटेड है आपको बताना है। बाणभट्ट, बाघभट्ट, कलहन या फिर हर्षवर्धन। राजतरंगिनी किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे राजतरंगिनी की बात करें तो ये रिलेटेड है कलहन से। राजतरंगिनी रिटन बाय कलहन। रहला इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी, तो रहला किसने लिखी थी। रहला वॉज रिटन बाय मार्को पोलो, इब्ने बतूता, शिवाजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो रहला वॉज रिटन बाय इब्ने बतूता। इब्ने बतूता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिहिला या रहला की बात करें तो वो आपका इब्ने बतूता ने लिखी थी। इम्पॉर्टेंट बुक है, आ सकती है तो याद रखिएगा। रिवाइज ज़रूर करिएगा एक बार, चाहे आप भले ही यहाँ पे वीडियो को ही 3-4 बार देख लें। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वीडियो को ही अगर आप 3-4 बार देख लेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चंस एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। तो रिवाइज ज़रूर करिएगा। आर्टिकल 21A की बात करें तो ये हमारा किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 21A पर्टिकुलर अगर पूछ दिया है तो ये रिलेटेड है एजुकेशन से। सिर्फ आर्टिकल 21 पूछता तो फिर पर्सनल जो आपका प्राइवेसी है उसको हम बोल सकते थे। ठीक है, बट लेकिन 21A पूछा है इसलिए आपका एजुकेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। किरकुक ऑयल फील्ड ये कहाँ पे आपको बताना है। गुजरात में है, बंगाल में है, चाइना में है या फिर इराक में है। किरकुक ऑयल फील्ड, तो किरकुक ऑयल फील्ड की बात करें तो ये हमारा है इराक में। इराक में है, ईरान में नहीं है, इराक में है। ठीक है, किरकुक ऑयल फील्ड इज़ एट इराक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी, ठीक है, हाँ देवगिरी ही है। हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, इब्ने बतूता या फिर शाहजहाँ।
ऑप्शन से ही आप पकड़ सकते हो कि दिल्ली से तो देवगिरी यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफ़र किया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ बाउंड्री लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 38th पैरेलल लाइन की बात करें तो ये आपका किसके किसके बीच में देखने को आपको मिलती है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, या फिर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो 38th पैरेलल लाइन ये एक बाउंड्री लाइन है, पूछी जाती है बार बार, तो आपको याद रखना है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये आपकी 38th पैरेलल लाइन पड़ती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन की भी बात आती है। तो ड्यूरेंट लाइन कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कि इंडिया पाकिस्तान है या फिर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान है, या फिर अफ़गानिस्तान इंडिया है, या फिर पाकिस्तान इंडिया है। क्लियरली बता दूं, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान आपका ड्यूरेंट लाइन से रिलेटेड है। इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें तो वो आपका रिलेटेड है इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ रेड क्लिफ। यस, रेड क्लिफ जो आपकी है उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ बाउंड्री। ठीक है, इंडिया और चाइना का मैकमोहन लाइन आपको सबको पता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही है, मैकमोहन लाइन आपका किसके बीच में है? तो अभी मैंने बताया आपको मैकमोहन लाइन चाइना। ठीक है, मैकमोहन लाइन इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जो भी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको रिमाइंड ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, 51 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यार देखो एक दो क्वेश्चंस या एक दो वीडियो करने से नहीं होगा, आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को चेपना पड़ेगा अपने दिमाग में, तभी आपका यहाँ पे बात बनेगी। ठीक है, तो ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूज़िक, ध्रुपद, जॉनर या फिर रॉक या फिर गज़ल। तो यहाँ पे जॉनर तो यहाँ पे अब सब दिया ही हुआ है। जॉनर क्या होता है? जैसे रॉक हुआ, मेलोडी सॉन्ग्स हुए, लव सॉन्ग्स हुए, रोमांटिक सॉन्ग्स हुए, या फिर मेटल सॉन्ग्स हुए, रॉक सॉन्ग्स हुए। तो वो जॉनर तो अलग हो जाता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो जॉनर तो यहाँ पे नहीं होगा, बाकी रॉक भी नहीं होगा। ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूज़िक पूछा गया है। गज़ल यहाँ पे और ध्रुपद में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे बता दें ध्रुपद इज़ द करेक्ट आंसर। ध्रुपद जो है हमारा वो ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूज़िक आपका है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अकबर हैज़ हाउ मैनी रत्न इन हिज कोर्ट? अकबर के पास कितने रत्न थे उसके कोर्ट में? तो आप सभी ने सुना है बार बार कि 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि अष्टध्यायी, जैसे 9 रत्न है वैसे ही अष्टध्यायी का भी एक कॉन्सेप्ट था, वो किसके दरबार में थे? अष्टध्यायी किसके दरबार में थे? क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर? तो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था ये आपको बताना है। अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, या फिर बीरबल। तो फाइनेंस मिनिस्टर बार बार पूछा जाता है अकबर का, तो टोडरमल इज़ द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? डीपीएसपी in Indian constitution has been taken from which country? तो डीपीएसपी जो है हमारा वो आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आर्टिकल 40 की बात करें तो ये आपका किससे रिलेटेड है? अभी आपको बता दूं कि यहाँ पे 51 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे 25 ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों मैंने 25 क्वेश्चंस ही करवाए, तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 51 क्वेश्चंस हैं, तो पूरा देखिएगा। आर्टिकल 40 की बात करें, क्योंकि आप लोग ने कहा था कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको इंक्रीज़ कर दीजिए, तो इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, आर्टिकल 40 की बात करें तो ये आपका रिलेटेड है ग्राम पंचायत से। किससे? ग्राम पंचायत से। नेक्स्ट चलते हैं तो आर्टिकल 51 इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पीस, कॉमोशन या फिर विनिंग टीम। किससे रिलेटेड है आपको बताना है। आर्टिकल 51 आपका रिलेटेड है शांति से, पीस से। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, डीपीएसपी का मोटिव क्या है आपको बताना है। डीपीएसपी अगर आप देखोगे, फुल फॉर्म देखोगे, 36 टू पहले 51 तक ये आर्टिकल है। ठीक है, 36 टू 51 तक यहाँ पे आर्टिकल हैं डीपीएसपी में। उसमें क्या बात की गई है? स्टेट के वेलफेयर की बात की गई है कि क्या स्टेट को करना चाहिए जिससे सभी का विकास हो सके, एक नेशनल लेवल पर स्टेट का डेवलपमेंट हो सके। स्टेट का मतलब कंट्री से है। ठीक है, जब ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में हम देखते हैं तो स्टेट यहाँ पे हमारी नेशन को दर्शाता है, हमारे कंट्री को दर्शाता है, सिर्फ पर्टिकुलर राज्य को नहीं। ठीक है, स्टेट इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, डिपेंड करता है आप किस सेंस में यूज़ कर रहे हो, हर एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, तो इसी तरह।
तो DPSP का मतलब है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये हमारा वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है। फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कहाँ से लिए गए हैं ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आयरलैंड के कॉन्सेप्ट है ये DPSP, जहाँ से हमने ये बोरो किया है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से हमने लिया है। पार्ट 2 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको पता है 22 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको 12 शेड्यूल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। अगर पार्ट 2 की बात करें तो वो हमारा रिलेटेड है सिटीजनशिप से, सिटीजनशिप से भी हमारा रिलेटेड है। और बता दूं कि सिटीजनशिप अगर किसी को चाहिए होती है तो उसके 5 तरीके होते हैं, ठीक है। नेचुरलाइजेशन होता है, बाय बर्थ होता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप 12 साल रहे हो, आप 14 साल रहे हो, और फिर आप वहाँ पे सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं। तो 5 कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 368 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 368 भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, एड ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, केस ऑन से रिलेटेड है, या फिर लीगल डिस्चार्ज से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 368 की यहाँ पे बात करें अगर हम, तो वो हमारा ये अमेंडमेंट जो है, जो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है या फिर बदलाव करने होते हैं, तो 368 हमारा अमेंडमेंट से ही रिलेटेड है, कुछ बदलाव करने से रिलेटेड है, या फिर कुछ एड ऑन करने से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। बाकी ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर एक और है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो MS स्वामीनाथन इज़ द करेक्ट आंसर। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र जो है किसकी रचना है या किससे रिलेटेड है, आपको बताना है किसने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है, ये किससे रिलेटेड है? तो बचेंद्री पाल, तो आपको पता है बचेंद्री पाल, और जो जुंको तबाही हैं ये रिलेटेड है पर्वतारोही से, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है इन्होंने। अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट पे बचेंद्री पाल आते हैं, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो जुंको तबाही फर्स्ट पे आते हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई यहाँ पे करी थी। फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो विष्णु शर्मा आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो विष्णु शर्मा है यहाँ पे इन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 32, अभी यहाँ पे इनका निधन हो गया है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से रिलेटेड भी आपको याद रखना है, ठीक है। करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, मतलब एकदम जो आपका 360 डिग्री नॉलेज है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। 51 क्वेश्चंस हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपको देख रहे हो कि चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो चिपको मूवमेंट हमारा रिलेटेड है किससे? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। माइका एबंडेंटली फाउंड इन विच स्टेट? माइका जो है आपका वो किस स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है? माइका, तो माइका की अगर हम बात करें तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में माइका जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इट्स फाउंड इन एन एम्पल, एम्पल मतलब भरपूर मात्रा। मधुबनी आर्ट इज़ रिलेटेड टू, तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन ई भी डाल दूँ और इसमें लिख दूँ राजस्थान, तो आपका कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, और मोस्टली बच्चे आई थिंक कि राजस्थान मार के आएंगे, बट राजस्थान इज़ नॉट द करेक्ट आंसर यार। आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा बिहार। जो मधुबनी आर्ट है वो बिहार से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश्ड, आपको सभी को पता है हमारे पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड व्हाट? प्रेसिडेंट, दैट इज़ व्हाट, ठीक है। तो पार्लियामेंट अगर हम बात करें तो हमारे 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 हाउसेज का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इस्टेब्लिश्ड जब इस्टेब्लिश हो गए थे, तो ये 1952 में आपके दोनों ही हाउस इस्टेब्लिश हो गए थे, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें तो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो आपका एक शेड्यूल सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, जिसमें आपको स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की बात होती है। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाता है स्टेट, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे सिर्फ स्टेट ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें यहाँ पे यूनियन
जो यहाँ पे सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट होती है वही जो है वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे। और सिमिलरली यहाँ पे कॉन्करेंट होती है जिसमें दोनों ही स्टेट भी और यूनियन लिस्ट भी दोनों ही मिलके एक कॉमन सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं तो उन पर वो लिस्ट बना सकती है। जिन पे दोनों बनाती है तो वो कॉन्करेंट हो जाता है, जिन पे सिर्फ स्टेट बनाती है तो वो स्टेट लिस्ट, जिन पे सिर्फ यूनियन बनाती है तो वो यूनियन लिस्ट। तो ये आपको याद रखना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पे दिया हुआ है इसीलिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, 7th शेड्यूल आपका जो है वो डील करता है आपके सेपरेशन ऑफ पावर्स से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। ये मैं थोड़ा सा इसका ऑप्शंस जो है नीचे चले गए तो इसको एडजस्ट कर देता हूँ। साइलेंट वैली की अगर हम बात करें तो साइलेंट वैली आपका, चलिए यहाँ पे इसको हम यहाँ से बता देते हैं डायरेक्ट। तो साइलेंट वैली की बात करें, मेन मुद्दा है आपको क्वेश्चन पता चलना चाहिए और उसका आंसर पता चलना चाहिए। तो साइलेंट वैली जो है हमारा वो केरला में पड़ता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आप बताइए आप, लिनेयस एडिसन, विवेकानंद या फिर कौटिल्य। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी यहाँ से आप बहुत ही इजीली, जो इन्होंने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है तो वो आप बता सकते हैं, लिनेयस इज़ द करेक्ट आंसर। और नहीं भी पढ़िए तो भी आप क्वेश्चन आप याद रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, अभी ऊपर हमने किया था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे बात आ रही है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोनों वर्ड्स आपको ध्यान रखते हैं, ये गवर्नर जनरल पूछा गया है, ओके, कहाँ का, बंगाल का, ठीक है। वहाँ पे पूछा था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम सामने आता है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिएगा। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं आपको बताना है। एक्वेटिक प्लांट होते हैं, डेजर्ट में उगने वाले प्लांट होते हैं, या फिर अमेरिकन प्लांट्स हैं, या फिर वाइल्ड प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स। तो अगर आपने पिछले हमारे सेशंस किए हैं तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रो जहाँ पे वर्ड आता है वो आपका रिलेटेड होता है पानी से। और पानी से आप जान सकते हो कि जो एक्वा या एक्वेटिक जो एक वर्ड है वो भी आपका पानी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि फ़िश का जो टैंक होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। एक्वेरियम में क्या होता है, आपका पानी वानी भरा होता है, उसमें आपकी फ़िशेज़ वगैरह रहती हैं। तो हाइड्रोफाइट्स आपका यहाँ पे रिलेटेड है एक्वेटिक प्लांट से। तो हाइड्रोफाइट्स जो आपका है वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर किससे बोला जाता है याद रखिएगा, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर नहीं पूछा है मैंने, लिटिल मास्टर पूछा है, कन्फ्यूजन हो सकती है इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। तो लिटिल मास्टर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर आपका नहीं होगा, युवराज आपका नहीं होगा, विराट कोहली आपका नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा सुनील गावस्कर। तो सुनील गावस्कर को बोला जाता है, याद रखना है आपको, लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर सेड टू बी नोन एज सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कप जस्ट हम पूछ रहे हैं, ना मेंस ना फीमेल्स ना ICIC ना टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट मैं पूछ रहा कि फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1975 में हमारा फर्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था, 1975 में। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एक्ट, तो एनलाइटमेंट एक्ट की बात करें, मतलब पूछा गया है आपका बुद्धा ने जो है बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति कब की थी या कहाँ की थी, ठीक है। तो बुद्धा जी ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वो बोध गया में की थी। इजीली आप याद रख सकते हो, बुद्धा, बुद्धि और बोध, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की थी, बोध गया से की थी। आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 44 बनता है आपका खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट की बात करें, जो कि गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह रह चुका है। अहमदाबाद में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और यहाँ पे बात करें खेड़ा सत्याग्रह की तो आपका 1918 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था वो 1917 में हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, तो आपको याद रखना है। 1917 चंपारण सत्याग्रह करेक्ट आंसर बनेगा। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, अगर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको ये बताना है। डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा या फिर सेक्रेटरी। तो यहाँ पे याद रखिएगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू पूछेगा अगर कि जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आपका इंडिविजुअली कहाँ पे या किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रेसिडेंट तब आपका करेक्ट आंसर बनेगा।
तो ये दोनों चीज़ हैं, वर्ड का ध्यान रखिएगा, वर्ड से ही आपके साथ खेला जाता है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू तो लोकसभा, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू तो राज्यसभा, प्रेसिडेंट आपका तब वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है स्वराज पार्टी से रिलेटेड है। स्वराज पार्टी फॉर्म्ड बाय, स्वराज पार्टी किसने किसने बनाई थी आपको ये बताना है। नेहरू, सी आर दास, नेहरू ये ने या फिर सी आर दास ने अलग अलग, या फिर नेहरू ने, या फिर नेहरू और सी आर दास ने मिलकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज पार्टी याद रखना है आपको, नेहरू जी ने और सी आर दास जी ने दोनों ने ही मिलकर बनाई थी। 1923 में इसका फॉर्मेशन हुआ था स्वराज पार्टी का। सार्क की कंट्रीज़ कितनी हैं? अगर आपने पिछली बार हमारा जो सेशन किया है तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी जिसके थ्रू आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि सार्क में कितनी कंट्रीज़ हैं, नंबर भी बता सकते हो प्लस उनका नाम भी यहाँ पे बता सकते हो। तो आप देख सकते हो MBBS स्पेन, यह आपकी ट्रिक है। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। तो ये कुछ 8 कंट्रीज़ हैं जिनका नाम भी आपको याद रखना है, और नाम आपको कैसे याद रख सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पे ट्रिक, तो MBBS स्पेन इज़ द ट्रिक, और यहाँ पे आपको 8 कंट्रीज़ मिलती हैं सार्क में। काठमांडू नेपाल में इसका क्या है? काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। खेतड़ी इज़ फेमस फॉर, तो आपको बताना है खेतड़ी में क्या चीज़ की उपज ज़्यादा होती है या क्या चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कॉपर की बात करें, टिन की बात करें, आयरन की बात करें, या फिर स्टील की बात करें, इनमें से क्या जो है वो खेतड़ी में ज़्यादा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, KBC का ये क्वेश्चन है, पूछा गया था KBC में भी। तो खेतड़ी जो है ये कॉपर में आपका ज़्यादा फेमस है, कॉपर यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, खेतड़ी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही जाना माना आपका ये क्योट है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी जो आपकी डेस्टिनेशन है उसको प्राप्त आप ना कर लो। तो अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज़ रीच्ड, तो ये आपका जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। बहुत ही अच्छा कथन है, याद रखिएगा आप लोग भी, इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए। अभी तो आपकी ये फर्स्ट सीढ़ी है, इसके बाद भी आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे जहाँ पे आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो यूथ डे की बात करें, यूथ डे की, तो यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी। यूथ डे की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है 12 ऑफ जनवरी को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं यूथ डे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिमिलरली यहाँ पे यूनिटी डे की बात आती है, डेज भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे यूनिटी डे भी अगेन एंड अगेन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ। 31 अक्टूबर यहाँ पे यूनिटी डे के लिए आपको याद रखना है। सो गाइस, सेशन कैसा लगा? यही हमारे कुछ 51 क्वेश्चंस थे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक क्वेश्चंस कैसे लगे। आई होप कि आपने पिछले जो हमारे सेशंस हैं उनको भी रिवीजन किया है, और क्वालिटी कैसी लगी आपको क्लास की ये भी बताइएगा। लाइव में मज़ा आता है या फिर ऐसे मज़ा आता है वो भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, ज़रूर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, बट रिवीजन भी करिए। एक बार में क्लास पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, क्लास पढ़ने के बाद आपको रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।